हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में जैसे कि आपको पता है कि 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच जो है सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जो है हुआ है, और उसमें जितने भी क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले डेट में जिनका भी एग्ज़ाम्स हैं, यानी अगर आपका एग्ज़ाम्स आने वाले डेट में है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ पे क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपकी डे बाई डे जो होता है आपके थोड़ा सा घुमाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होगा। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आने वाले डेट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो यहाँ HIV का भी क्वेश्चन आने वाले डेट में पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, और विश्व एड्स दिवस जो होता है हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आने वाले डेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और इसकी फोकस दूरी क्या होंगी, ये आपको बताना है। कि अगर ये गोले दर्पण होते हैं तो हमें पता है कि F=2 जो होता है वो R/2 होता है। ओके, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि R का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे और छोटी सी मिस्टेक पॉइंट होती है कि अगर ये गोले दर्पण ना दिया रहे तो यहाँ पे सपोज अब थोड़ी सी हम यहाँ पे अवतल दर्पण को मान लेते हैं। ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन आपके अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछे रहते और वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर क्वेश्चन दिया होता। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाती है कि इसके फोकस दूरी कितनी होंगी, तब वैसे केस में जो होती है यहाँ पे -16 सेंटीमीटर आंसर आने वाला है, क्योंकि हमें पता है जो F का वैल्यू जो होती है दर्पण अवतल दर्पण में वो नेगेटिव आती है। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंस के दृष्टिकोण से यहाँ पे यूज करते हैं। और मान लो यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और उत्तल दर्पण से पूछा जाता तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एल्केन का सही सूत्र आपको बताना है। तो ओके, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको एल्केन से क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए आपको सबका सूत्र आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि CnH2n+2। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इनमें से कि ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के अगर हम बात करें तो ये बाकी जो है ये, उसके बाद ये जो है आपको ये भी याद रखना है कि ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होती है। ठीक है, एल्कीन जैसे एल्कीन का CnH2n होते हैं, और ये ऑप्शन नंबर 4 में जो रखा गया है इसका एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो ये सभी के सभी फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि अवतल दर्पण की क्षमता दिया हुआ है -3 डायोप्टर, उसके बाद और 5 डायोप्टर, तो आपको लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो वैसे केस में हमें ये फार्मूला बता दे कि P= जो होती है वो P1 + P2। ठीक है, इस तरह से जितना आपका डायमीटर दिया रहता है उसको हम एक साथ सबसे पहले हम जोड़ते हैं। तो यहाँ से जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से -3 और +5, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकलेगा वो 2 आएगा। ओके, और हमें पता है कि लेंस की फोकस दूरी को निकालने के लिए हमें पता है कि P= जो होती है 1/f होता है। ओके, तो यहाँ पे P का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, यानी दोनों को जोड़ने के बाद हमें 2 रिजल्ट प्राप्त होती है, और वहां पे कैलकुलेट करेंगे f, तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको ऑप्शन में आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार निकालना है, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। ओके, तो यहाँ से जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मीटर में है तो उसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ओके, तो उनके लिए आपको यहाँ से जैसे 1.2 आता है तो इसको हम F= लिख सकते हैं 1/2, और इसको हम करेंगे 0.5। ओके, 0.5 से हम यहाँ पे गुना करते हैं 100 से, तो यहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि यदि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र फोकस के बीच वस्तु को
रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो जैसे कि ये दिस इज द, यहाँ पे अवतल दर्पण होते हैं और उसको हम बाहर की तरफ कलाई किया जा वो रहता है। ओके, यहाँ से कोई एक पैरेलल लाइन पार होता है जिसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, और जब कोई यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे पोल को माना जाए, दर्पण के माध्य बिंदु को मानते हैं। ओके, और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसमें क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पे वक्रता केंद्र फोकस के बीच वस्तु, यानी कि इस पॉइंट पे रखने से ये जो है इमेज जो बनता है ये बियॉन्ड सी, यानी वक्रता केंद्र इस पॉइंट पे बनती है। ठीक है, यहाँ से कोई एंगल्स करते हैं तो ये एंगल जो होता है यहाँ पे इमेज बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा बियॉन्ड सी, यानी वक्रता केंद्र के परे, यानी कि उसके पीछे बनती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पहचान किस एंजाइम द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा इमेलाइज, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है इनमें से कौन सी जो है दुर्बल अम्ल है, यानी कि यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है एथेनाइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछे जाएंगे कि इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है, तो यहाँ पे याद रखिए कि HCl जो होते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं। तो इसका जो सही रिएक्टिविटी के, अगर हम रिएक्टिविटी के आधार पर इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा HCl, उसके बाद आता है SNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, उसके बाद तीसरे में आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सबसे कम यानी दुर्बल एसिड जो होता है वो एथेनाइक एसिड एसिटिक एसिड होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन से जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको याद रखना है HCl। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किस तत्व की संयोजकता जो है सबसे अधिक होती है। तो आपको पता है संयोजकता और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट होती है। तो किसी भी एटम के सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसी को ही यहाँ संयोजकता में भी यूज किया जाता है, जिनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होती है वो 3 होती है, तो 2 1 यहाँ से करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मीडियम सोडियम का चेक करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होती है 11। ओके, तो 2 8 10 और 1, तो यहाँ पे जैसे कि देखने तो ये तो सेम होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जैसे हम करते हैं मैग्नीशियम का 12 होता है, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका 2 होती है। ओके, तो उसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, तो इसीलिए इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवस्था में बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होती है। ओके, तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है ये सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल्स में जब हम लेफ्ट से यानी कि बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो विद्युत धनात्मक जो होते हैं घटती है और अभिक्रियाशील बढ़ती है। ठीक है, वही अगर हम उसका उल्टा तरफ से करेंगे दाएं से बाएं तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तब वैसे विद्युत धनात्मक घटती जाएंगी और अभिक्रियाशीलता भी घटेगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ से पीरियोडिक टेबल्स में हम ग्रुप का बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिविटी जो होता है इंक्रीज होती है और उसकी अभिक्रियाशीलता होता है वो घटती जा रही है। ओके, और उसके एटॉमिक रेडियस में भी इंक्रीमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एक दूसरे से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका जो है ये सभी के सभी जो है इसका प्रॉपर्टीज होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा फेल्मिंग के बाएं हाथ के नियम। ठीक है, फेल्मिंग के लेफ्ट हैंड नियम पर आधारित है। आप चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जैसे कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, और रिएक्शन जो होता है हर शिफ्ट में एक या एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ से द्विविस्थापन अभिक्रिया का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर हम बाकी ऑप्शन का बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो आयरन जो है कॉपर सल्फेट की वैलेंस में डालने पर उसको विस्थापित हो जाती है, क्योंकि आयरन जो होती है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिविटी होती है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के आधार पर यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
ओके, संयोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आने वाले डेट में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये भी आपको रिएक्शन भी याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलायन के साथ प्रतिक्रिया होने पर क्या होते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलायन में डाला जाता है, जो उसका विलायन से विस्थापित कर देता है, ये कॉपर अलग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर, ठीक है, विस्थापित हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने कि कॉपर जो होती है वो आयरन से कम क्रियाशील है, इसीलिए इसका रिएक्शन जो होता है कॉपर अलग हो जाती है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आयरन जो होती है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिविटी है। अगर हम उसको कॉपर से Fe सल्फेट में रिएक्शन करेंगे तो ये नहीं होगा, उसका विलायन जो है विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया हेलोजन तत्वों को अवर्सनी के किस समूह में रखा गया है। तो ये ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे एडिशनल सबसे ज़्यादा टॉप क्वेश्चन जो होता है, सबसे ग्रुप नंबर 17 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी एलिमेंट जो होती है विद्युत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक होती है क्लोरीन और एक होती है यहाँ पे फ्लोरीन। इन सारे मटेरियल जो होते हैं यहाँ पे हाईलाइट है और आने वाले डेट में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर ग्रुप नंबर 17 में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक के आधार पे अगर हम बात करें रिएक्टिविटी, तो यहाँ पे आयोडीन होने वाला है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 ओम को 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि 1/R इक्वल टू जो होती है R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरह से जितने प्रतिरोध होते हैं इसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध को दिया गया है, तो हमें R1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यानी इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नीचे में कॉमन आएगा 9 और यहाँ से 3, यानी कि जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 3 बार में कटेगा, यानी कि आप जिसको सॉल्व करने से यहाँ पे हमारा 3 ओम निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 ओम। अगर यहाँ पे क्वेश्चन से अगर समांतर क्रम के अलावा अगर यहाँ पे सरणी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पता होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ समांतर क्रम को छोड़कर श्रेणी क्रम में पूछा जाता तो हम सब एक साथ जोड़ देते हैं 9 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से 9 दूनी 18, 9 से 27, यानी कि 27 आंसर हो जाता। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखिए, क्वेश्चन भी जो होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन से आवता दर्पण का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो जैसे कि ये उसका जो सामान्य सूत्र होता है 1/F इक्वल टू जो होते हैं 1/V प्लस 1/U होता है। F का मतलब होता है फोकस डिस्टेंस और V का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और U का मतलब होता है V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस और U का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अभी जो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करके भी दिया रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे सॉल्व करें तो 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U को अगर हम सॉल्व करें तो 1 बाय जैसे F इक्वल्स टू जो होती है U प्लस यहाँ पे V अपॉन U भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू U प्लस V अपॉन यहाँ पे इस तरह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस तरह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से फेल्मिंग की बाएं हाथ की निम्नलिखित तर्जनी क्या दर्शाती है, ओके। ऑप्शन नंबर में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है धारा की दिशा को दर्शाती है और ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है बाल की दिशा को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे तर्जनी बताया गया है, ठीक है। तर्जनी यानी फोर्थ फिंगर के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फेल्मिंग के बाएं हाथ की नियम के अनुसार हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण जो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है और कौन सा रिएक्शन आपको बताना होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, ओके। तो इसका अगर हम बोले तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन जो है रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसीलिए आपको रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ओके। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इस रिएक्शन में कहा गया है कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
जैसे कि आपको पता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को जुड़ना जो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन लॉस होना यानी कि रिडक्शन कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ से बोल रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन भी यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया है, जिसको रिडक्शन कहेंगे। ओके, यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीडेशन, दिस इज द कॉल, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ा है जिसको रिडक्शन कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा उपचायन हुआ या ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ है। ओके, अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किया गया अवसन्नी के समूह सूत्र वाले तत्व किस तत्व के नाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर होगा हेलोजन तत्वों के नाम से जाना जाता है। ओके, अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन जो है अवसन्नी के किस समूह के तत्वों को क्षार या मृत धातु के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे याद रखना कि ग्रुप नंबर 2, जिसको ग्रुप नंबर 2 में जितने भी मेटेरियल्स आते हैं सारे के सारे जो है वो क्षार या मृत धातु के नाम से जाना जाता है। आने वाले डेट में ये भी पूछा सकता है ग्रुप नंबर 1 के मेटेरियल को अल्कली मेटेरियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया अवसन्नी के किस समूह वाले तत्वों को निष्क्रिय तत्व कहते हैं? इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको इनहेरेंट गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना, इनहेरेंट गैस ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 18 के तत्वों को कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया न्यूलैंड्स के ऑक्टेट प्रिंसिपल यानी कि अष्टक नियम कहाँ तक लागू होती है? तो याद रखना कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेट प्रिंसिपल जो है कैल्शियम तक लागू होते हैं, और हर सीट में जो है एक होते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेट प्रिंसिपल, और यहाँ पे मैंडेट के क्वेश्चन से भी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको न्यूलैंड के ऑक्टेट प्रिंसिपल और मैंडेट के ऑक्टेट प्रिंसिपल के बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑफ सोडियम, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से एका एल्यूमिनियम को आधुनिक अवसरने में किस तत्व के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैलियम, ठीक है, गैलियम के नाम से एका एल्यूमिनियम धातु को जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, और इस दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर है, तो दर्पण की फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को यहाँ पे नेगेटिव देते हैं, अगर ये हमेशा दर्पण में ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को माइनस लिया जाता है। ओके, अगर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन के अगर हम देखें तो याद रखना ये हमेशा जो होता है दर्पण में हमेशा ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और दर्पण के सामने, ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने जो है ये भी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी नेगेटिव में दिया हुआ है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को जानते हैं कि दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u। ओके, तो जैसे 1/v हमें दिया हुआ है 60, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो यानी कि माइनस में दोनों को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आता है 60 और यहाँ पे 3 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 1/f जो होते हैं ये कॉमन आएंगे, जिसपे माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1/20 + 1 यहाँ पे 60। ओके, तो यह जैसे हम करेंगे तो ये नीचे आएगा 60 आएगा, और यह 3 + 1, ठीक है, 4 का पार्ट हमें करते हैं तो यहाँ से 15 आता है, ठीक है, और माइनस करते हैं यानी कि -15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है कि दर्पण को लेकर और लेंस को लेकर, तो यहाँ पे आपके लिए छोटी सी यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ जिस साइन कन्वेंशन के मुताबिक, ठीक है। अगर ये अवतल दर्पण होगा तो हमेशा जो होता है अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, आपको हमेशा जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस माइनस में आता है, ठीक है, और ये अवतल दर्पण के अकॉर्डिंग अगर ये होता है तो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो होता है हमेशा नेगेटिव आती है, और अवतल दर्पण से अगर फोकल लेंथ पूछा जाता है तो हमेशा जो होता है नेगेटिव आती है, लेकिन ये उत्तल दर्पण आता है तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है और लेंस में भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। आपको याद रखना दर्पण या लेंस हो, अगर अवतल दर्पण है तो भी नेगेटिव लेना है और लेंस है तो भी आपको नेगेटिव लेना है, लेकिन उत्तल दर्पण यहाँ पे फोकस लेंस को लेना है तो हमेशा पॉजिटिव और
दर्पण है फिर भी आपको पॉजिटिव लेना है फोकल लेंथ। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेगेटिव इसीलिए लिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो अवतल दर्पण का जो होता है वो हमेशा जो होते हैं वो दर्पण के मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस की यहाँ पे दिया हुआ है, उसके सामने की ओर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं फोकस डिस्टेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो है दर्पण के सामने की ओर दिया हुआ है, इसलिए उसका नेगेटिव आता है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि जल का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 और मीडियम में प्रकाश की चाल। ओके, तो हमें पता है म्यू इक्वल टू जो होता है C/B होता है। ओके, तो और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और हमें पता है कि स्पीड से जो होता है चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ओके, और ये हमें बी की वैल्यू को निकालना है। तो जैसे यहाँ से पॉइंट निकालेंगे तो ये 30 बन जाएगा और यहाँ से कटेंगे तो ये 2, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको फार्मूला याद रखना है और इस वैक्यूम में जो निर्वात में एक ही चाल से चलती है जिसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है। ठीक है, तो ये भी याद आपको रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। तो ये जो होता है जब भी उसको वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु जो होते हैं वो सेम साइज बनता है उनका इमेज। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आप चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होंगी। यहाँ पे गोलीय दर्पण है इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि F=2 जो होता है वो R/2 होता है। ओके, तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या बता रहा था। हमें पता है कि F की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R/2, तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो इसका जो होता है डबल होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हर टाइप की क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस का ऐसा मतलब क्या होगा। तो लेंस का ऐसा मतलब जो होता है डायोप्टर होता है। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि उत्तल लेंस की क्षमता जो है 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होंगे। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन को ऐसा हम लिख सकते हैं कि P = 1/f होता है। ओके, तो यहाँ पे डायोप्टर दिया हुआ है यानी कि 4 डायोप्टर यानी 1/f। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f को बाहर निकाल सकते हैं 1/4 और इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे डायोप्टर है ये अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अगर आपको मीटर में दिया हुआ है तो आपको चेंज नहीं करना है। तो वैसे केंट में हम 0.25 आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, लेकिन आपके 0.25 अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको जो है इससे आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तब आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द आपको ऑप्शन के अनुसार चेंज करना है। अगर ये मीटर में है तो आपको चेंज नहीं करना है और अगर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है ऑप्शन तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया, यदि अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। और क्वेश्चन को यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है जिससे कि आपका यहाँ पे हर एक डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने आपसे क्षमता दिया हुआ है यानी P = 1/f होती है और यहाँ पे 4 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अवतल लेंस किया है। लेंस में हमेशा जो होता है नेगेटिव होता है और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिमिलरली भी रख दिया है, सिमिलर है। और जैसे हम इसको वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर ऑप्शन दिया रहा है तो ये माइनस में होता है और ऑप्शन में आपका जो होता है प्लस में भी दिया रहता है और माइनस में भी। तो आपको याद रखना है कि लेंस में जो होता है हमेशा नेगेटिव आती है और उत्तल लेंस में हमेशा पॉजिटिव आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें लेंस का सूत्र आपको बताना है। तो ठीक है, तो लेंस का सूत्र बस उतना ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। 1/f = 1/v - 1/u। लेंस में केवल बीच में माइनस होते हैं और दर्पण में बीच में प्लस होता है, इतना का डिफरेंस होता है। ओके, एग्जामिनर जो अभी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जाता है कि इसका जो सोल्यूशन इस इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करें 1/f = 1/v - 1/u, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u ये ऊपर आएगा और यहाँ पे v और v - u, यानी कि f = जो है v, यहाँ पे u - v/v × u। इस तरह से भी डायरेक्ट आपको एग्जामिनर पूछे जाते हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
जूल के तापमान नियम का सूत्र क्या है? तो जूल का तापमान नियम का जो सूत्र होता है, एच का मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर और आई का मतलब होता है करंट, ठीक है। आई के स्कोर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस फार्मूला को भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है बादलों का रंग सफेद किस कणों से दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का परिकिरण की वजह से दिखाई देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मैंडलीव के अवर्षणी में एक निश्चित स्थान नहीं दे पाया है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन जो है मैंडलीव ने अवर्षणी में एक निश्चित स्थान नहीं दे पाया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है जनरल साइंस से, ओके। और यह उसीलिए क्वेश्चंस आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता था और इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको नया सीखने को मिला है, इस क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच रखा जाता है तो वस्तु कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका जब इस तरह से आपके मिरर होते हैं और बाहर की ओर कलाई हुआ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोल होता है और इसमें सेंटर को अर्चर और यहाँ पे फोकस, ठीक है। तो इनके बीच जब सी और एफ के बीच किया जाता है तो इसके इमेज जो होते हैं वो वक्रता केंद्र के परे बनता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूकेशन का प्रिंसिपल किसने दिया है, ठीक है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं हिंदी से। तो इसने माइकल फैराडे ने इसका प्रिंसिपल दिया है, ओके। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना इनका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से जाइलम का मुख्य कार्य। तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक जल परिवहन करना इनका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो फूल के यहाँ पे अगर नर प्रजनन के बारे में पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा पुंकेसर। अगर फीमेल पर रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछा जाता है तो स्त्रीकेसर होते हैं, ठीक है। स्त्रीकेसर उसका राइट आंसर हो जाएगा अगर फीमेल का रिप्रोडक्शन अंग पूछा जाएगा तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के बीच सही संबंध, ठीक है। तो ओम का जो सूत्र होता है V=I × R, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसका ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का फ्लोरीन का जो होती है एटॉमिक नंबर 9 होती है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता है कि 2 और यहाँ पे 7 यानी कि टोटल इनका 9 एटॉमिक नंबर होती है, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन का हम करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर होती है 8 और यहाँ पे 2 6, ठीक है। तो इसकी अपेक्षा फ्लोरीन तो नहीं होगा क्योंकि इनकी कम है और यहाँ पे सल्फर का होता है 16, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 10 और 6। तो इसका इस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिया रहे तो इसके अकॉर्डिंग जो है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका राइट आंसर फ्लोरीन हो जाएगा, ओके। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया उदासीन अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया एसिड प्लस बेस सोल्ट वाटर। तो एसिड जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं एसिड यानी HCl और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये सोल्ट निर्माण होते हैं यानी लवण प्लस पानी का निर्माण होती है और इसे उदासीन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस और हमेशा मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस का जो होता है हमेशा फोकस मास जो होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। उसके बाद दिया हुआ है कि अवतल लेंस, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अवतल लेंस हमेशा जो होता है एफ का मान जो होता है वो नेगेटिव आती है, ओके। और उसमें कहा गया है कि साथ ही लेंस की प्रणाली भी याद कीजिए। तो हमें ये पता है कि 1/f = जो होता है 1 + f1 + f2, इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे तो ये फार्मूला होता है, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि 1 + 10 और एक माइनस होता है, अवतल लेंस में माइनस आता है, अभी हमने ड्राइव किया, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से 30 एलसीएम होगा, ठीक है, और 2 और यहाँ से 1। तो जैसे हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 1/, यहाँ से 3 और यहाँ पे 2, तो यानी कि 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव में वैल्यू अब एफ का वैल्यू आता है, इसीलिए उसके अभिसारी लेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा की दिशा किस नियम से पता चलता है, तो धारा की दिशा जो है फेल्मिंग के लेफ्ट यहाँ पे दायां हाथ के नियम से पता चलता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होते हैं यहाँ पे Na2CO3 डॉट 10 के 10 वाटर के 10 मोलिक्यूल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड जो है सिरका में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्रोमियम का बताना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ता है। तो सोडियम का जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में होता है जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 2 8 और 1 1, तो यानी कि 2 यहाँ से और उसके 2 यहाँ पे मोलिक्यूल दिया हुआ है, तो 1 × 2 और यहाँ पे क्रोमियम को निकालना है तो उसके मोलिक्यूल 2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कर सकते हैं 2x। उसके बाद हमें यह भी पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से उसका एटॉमिक नंबर जो होती है वो 8 होती है, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो 2 8 यहाँ पे 6, ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो उनके लिए तो वैसे केस में हमें पता है कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 एटॉम यानी कि 2 6 होते हैं और उसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो वैसे केस में हम इसको कर सकते हैं कि 2 × 1 प्लस और यहाँ पे 2 दिया हुआ यानी 2x, ठीक है, क्रोमियम का 2x, हमें क्रोमियम को वैल्यू निकालना है, उसको मैंने x माना और उसके मोलिक्यूल को 2 और यहाँ से -2 होती है ना उनको और 2 चाहिए और कितने मोलिक्यूल दिया हुआ है 12, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 के 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2x -24, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से 2 को घटाएंगे तो 2x बराबर जो आता है वो 22 होता है और जैसे हम यहाँ पे 2 का पड़ा से घटेंगे तो यानी कि 11 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा क्रोमियम का, ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ध्वनि का वेवलेंथ आपको याद करनी है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो किस मीडियम में यहाँ पे उसके दिया हुआ है, तो आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यस यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें इनके फार्मूला उसके लिए आपको पता होना चाहिए और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू जो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को हम लेमडा से जोड़ करते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मीन्स, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी दिया हुआ है 400 और यहाँ पे लेमडा को हमें फाइंड करना है यानी कि वेवलेंथ को फाइंड करना है और 200 हेटेज भी दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 0 0 कटेगा और जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है उत्तल लेंस की मैग्नीफाइंग याद करना है यानी कि आवर्धन याद करना है। यदि वस्तु को उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंस है तो हम मैंने पहले भी बात किया है कि एफ जो होती है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे उत्तल लेंस से इतना मीटर दूरी पर रखा गया है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, तो यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यानी कि हम इसको उत्तल लेंस का और सबसे पहले हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे फोकस का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि इसके लेंस के फार्मूला से सबसे पहले हमें निकालना होगा क्योंकि ये लेंस है, तो हम जानते हैं 1/f जो होता है 1/v - 1/u, ठीक है। इस फार्मूला को जैसे हम पुट करते हैं तो यहाँ 1/f 1/15 होता है और यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं 1/v हमें निकालना है 1/u, तो यहाँ से आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यहाँ से आपके 30 दिया हुआ है और यानी v को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30 आता है और हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू जो होते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू जो फार्मूला होते हैं वो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होते हैं। तो इमेज डिस्टेंस जो हमें निकला है 30 और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो दिया हुआ है -30, तो यहाँ से जैसे हम डिवाइड करते हैं तो -1 यहाँ पे निकलेगा सेंटीमीटर, ठीक है।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे साइन कन्वेंस को लेकर अगर आपको कुछ कन्फ्यूजिंग होता है तो उनके लिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि लेंस में कौन कौन सी यहाँ पे साइन कन्वेंशन के दृष्टिकोण से हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है बार बार रिपीट होता है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन एक दूसरे से एग्जाम में हर शिफ्ट में घुमाया जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र जो दिया हुआ है वो NaHCO3 जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके रिएक्शन कैसे निर्माण होती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब एक साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अमोनिया क्लोराइड के साथ तो ये जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको उपयोग भी पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में उसका उपयोग भी पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में भी इनका उपयोग होता है। कभी कभी जो होता है खाना को शीघ्रता से पकने के लिए भी इस सोडा का उपयोग किया जाता है, और ये एंटासिड के रूप में भी कार्य करता है, इसीलिए पेट की अम्लता को उदार करने में इनका काम आता है, और ये डबल रोटी बनाने में भी काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको उपयोग भी आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हर शिफ्ट में कुछ अलग अलग क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। कभी रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो कभी उपयोग पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, और जैसे हिंदी से व्यंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो होता है शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो शुष्क यहाँ पे व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिएक्शन भी डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्यंजक चूर्ण का उपयोग। व्यंजक चूर्ण का उपयोग जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि जल में उपस्थित बैक्टीरिया के इफेक्ट को खत्म करने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वस्त्र में सूती और लिनेन की व्यंजक के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की माजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों को व्यंजक करने के लिए भी यूज किया जाता है, और कई रासायनिक इंडस्ट्री में इसका उपचायक के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CSO4 आधारहाइड्रेट वाटर के हाफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ जिप्सम का भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जिप्सम का सूत्र जो होता है CSO4.2H2O। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ यहाँ पे जिप्सम को केल्विन टेम्परेचर यानी कि 373 टेम्परेचर पे हीट करने से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होते हैं। ठीक है, तो आपको रिएक्शन भी डायरेक्ट पता होना चाहिए। 373 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम इसको जिप्सम जो होता है एक ठोस यहाँ पे ठोस पदार्थ होती है, जब इसको हीट करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है, यानी कि ठोस पदार्थ बन जाती है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में इनका उपयोग होता है। मूर्ति के ढांचे को निर्माण करने में और खिलौना को बनाने में भी इनका काम होती है। उसके बाद अगला दिया हुआ सजावट को समान और सतह को चिकना बनाने में इनका काम आता है। तो आई होप जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से आने वाले डेट में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।